इस वीडियो में इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप कितना पैसा कितने रिस्क के साथ इन्वेस्ट करेंगे। ये तय होगा कि आज आपकी उम्र क्या है। अगर आज आपकी उम्र 25 साल है और अपने कैपिटल का 25% पैसा गोल्ड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और एसआईपी में इन्वेस्ट करिए। कुल कैपिटल का 15% हिस्सा कैश रखिए। इससे क्या होगा, जब जब भी कोई स्टॉक्स अच्छे भाव में मिलेगा तो आप एवरेजिंग कर सके या उसमें पैसा डाल सके। 25 वर्ष का युवक, अगर वो युवक अपना सारा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है और उसी वक्त एक बड़ा क्रैश आता है और यह बड़ा करेक्शन आता है उस स्टॉक्स में, तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं और आप कितने युवा हैं। आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी जरूरत शायद 40 साल तक भी ना पड़े और अभी से 40 मिनट बाद भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हर इन्वेस्टर को अपने कैपिटल का 15% हिस्सा कैश रखना चाहिए, जिसे जरूरत पड़ने पर यूज किया जा सके। बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। इंडिया का दलाल स्ट्रीट हो या अमेरिका का वॉल स्ट्रीट, पैसा बनाना कहीं पर भी आसान नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में। तो आज से 45 साल पहले बीएसई की इंडेक्स की बात करूं तो वो 100 रुपए का था और आज 2025 में 86,000 रुपए तक पहुंच गया है। आने वाले 20 से 25 सालों में बीएसई सेंसेक्स लगभग 10 से 15 लाख रुपए का हो सकता है। लेकिन ये ग्रोथ जो अभी इन्वेस्टिंग शुरू करेगा वही देख पाएगा। हम और आप जो आज का 20 से 25 साल का युवा है वही देख पाएगा। जब भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन से 24-25 ट्रिलियन होगी, पर कैपिटा इनकम $2500 से $25,000 होगी। अब बात करते हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनता भी है या नहीं। शेयर बाजार में असली पैसा बनना शुरू हुआ 1980 के बाद। अगर आप देखेंगे कि स्कैम भी, जितने स्कैम हुए आज से पहले 1980 के बाद हुए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ रामदेव अग्रवाल सर का, कि उन्होंने 1980 में अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी थी। लगभग 45 साल हो गए हैं आज तक और उनकी नेटवर्थ 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे विजय खेड़िया, राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, चंद्रकांत संपत। तो हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है। अब आपका सवाल होगा कि किस तरह से इन्वेस्टिंग शुरू करें। मेरा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक अच्छी कंपनी में उसके बुरे वक्त में इन्वेस्ट करो और वेट करो कि उसका अच्छा समय कब आएगा। टाइटन अच्छी कंपनी थी और उसके बुरे समय में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया और वेट करा और आज टाइटन में राकेश झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है और लगभग आधे से ज्यादा लगभग 25 से 30% वेटेज है राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन का। आज भी आपके लिए ये स्ट्रेटेजी एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने कितने अच्छे ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपका कैपिटल जीरो ना हो। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छा करती हैं और एकदम से फ्रॉड करके वो जीरो हो जाती है। अब आपका सवाल होगा किस ग्रुप में इन्वेस्ट करें जिससे उसमें फ्रॉड नहीं होगा और क्या गारंटी है उस ग्रुप में फ्रॉड नहीं होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि उस ग्रुप में फ्रॉड नहीं होगा, पर फ्रॉड करने की संभावना बहुत कम होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बिरला हो गया, इन ग्रुपों में कभी भी देख लो आप, फ्रॉड नहीं हुआ होगा। अगर किसी कारणवश वो कंपनी घाटे में भी चली जाती है तो ग्रुप उसे बचा लेता है, तो आपका कैपिटल उसमें नहीं डूबता। वोडाफोन आइडिया ही देख लो, बिरला ग्रुप की कंपनी है, ग्रुप अच्छा है तो वोडाफोन आइडिया अभी तक टिका हुआ है। लेकिन अगर किसी और के पास होता वोडाफोन आइडिया तो अभी तक वो खत्म हो चुका होता। अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूं तो जब से जियो आया है, एक एक दो ही कंपनी है जो अपनी सर्विस सर्व कर पा रही है, जो अपनी 5G सर्विस दे रही है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। अब देखो ना, 2016 के बाद कितने प्लेयर हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही सर्वाइव कर रहा है। मैं आपको कुछ अच्छे ग्रुप का उदाहरण देता हूँ, जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बिरला हो गया या अडानी, रिलायंस। इसमें से कोई भी अच्छी कंपनी में रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। अब आईपीओ का ट्रेंड चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होने के लिए आएगी और ऐसे स्टार्टअप भी आएंगे जिन्होंने कभी प्रॉफिट का पी तक नहीं देखा। जैसे ही 3 महीने पहले लिस्ट होने की खबर आएगी, उसी समय क्या पता क्या होता है उस कंपनी में। अपनी बैलेंस शीट पर
करोड़ों का प्रॉफिट दिखाने लगती हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। टाटा टाटा टेक्नोलॉजी जब लिस्ट हुई थी उस समय उसके लिस्टिंग प्राइस थी 1400 रुपए। आज ट्रेड कर रहे हैं 600-700 रुपए पर। टाटा टेक्नोलॉजी, पेटीएम, ओला जैसे कई शेयर हैं जो अपनी लिस्टिंग प्राइस से आधे पर ट्रेड कर रहे हैं। जब भी कोई आईपीओ आए उसमें 3 साल तक इन्वेस्टमेंट मत करो, उसे लिस्टिंग गेन तक सीमित रखो। क्योंकि लिस्टिंग गेन तो पेटीएम में भी अच्छा था, लेकिन अब 3 साल बाद देखो तो लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 साल बाद वो स्टॉक अपनी सही वैल्यू पर दिखेगा और सही मार्केट कैप, सही पीई पर आपको मिलने लगेगा। अब पेटीएम अगर अच्छा करेगा तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा स्टॉक्स, लेकिन 3 साल बाद कुछ स्टॉक आपसे छूट जाएंगे जिन्होंने अच्छी रैली कर ली हो, जो 7 से 8 गुना हो चुके होंगे। और आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी अगर आईपीओ आता है तो उसे लिस्टिंग गेन तक ही सीमित रखूंगा। अगर वो स्टॉक 3 साल तक लिस्टिंग प्राइस से ऊपर टिकता है तो मान लेना कि हाँ, उन्होंने सही वैल्यू पर, ये स्टॉक सही वैल्यू पर आया था और सही पी पर आया था और उस स्टॉक को लोग सही तरीके से देख रहे थे, सही वैल्यूएशन पर देख रहे थे। जब कोई आईपीओ आता है तो वो कितने टाइम तक सब्सक्राइब होता है, कितने गुना सब्सक्राइब होता है, कितनी उसकी मार्केटिंग हुई और कौन उसका फंड मैनेजर है, उस पर निर्भर करेगा कि वो आईपीओ कैसा रहेगा। अगर मैं उदाहरण दूं फिजिक्स वाले की, तो उसकी मार्केटिंग अच्छी थी और आज आईपीओ देखो तो वो 20% नीचे ट्रेड कर रहा है अपनी लिस्टिंग गेन से। तो ये बात ध्यान रखो। सो इफ यू हैव अप्लाइड फॉर आईपीओ एंड मेड अर्ली टू सेल ऑन द फर्स्ट डे, यू सेल इट फॉर लिस्टिंग गेन। अगर आप ये बातें ध्यान रखते हैं तो आईपीओ में कभी आपको लॉस नहीं होगा। और ये नियम पक्का बना लो कि आप जिस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, वो स्ट्रेटेजी छोड़नी नहीं है। और वो स्ट्रेटेजी किसी यूट्यूबर, किसी और की नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उस पर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल उस पर काम करो और जब भी वो स्ट्रेटेजी वर्क करने लग जाए तो उसे इम्प्लीमेंट करो और एडवांस करो। तभी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आप सरवाइव कर पाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एफएनओ तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे इतना नॉलेज नहीं है एफएनओ का। इंट्राडे और एफएनओ के लिए तो मैं यही सलाह दूंगा कि उनसे दूर रहो। अब बात करते हैं कि अगर आपको स्टॉक्स में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप उसको 29 टुकड़ों में इन्वेस्ट करो। देन हर हफ्ते उस स्टॉक्स में पैसा लगाओ, यानी कि उन 29 एसआईपी में वो 1 करोड़ रुपए लगाने हैं आपको अलग अलग स्टॉक्स में। 50 रुपए पे आपने आज पैसा लगाया और वो हो गया 40 रुपए का। 40 रुपए पे भी पैसा लग रहा है और वो हो गया 100 रुपए का। 100 रुपए पे भी आपको अपना पैसा लगाना है और 20 रुपए पे भी आपको अपना पैसा लगाना है। मान लो कि अगर क्रैश भी आ जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट रुकनी नहीं चाहिए। जब वो स्टॉक उछलेगा तो आप देखना कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिख सकता है अपने पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से मल्टीबैगर स्टॉक सबके पास होते हैं लेकिन टिकते किसी के पास नहीं। टाइटन लगभग उस समय सबके पास होगा, लेकिन उसके बुरे समय में उस स्टॉक को किसी ने नहीं रखा। अगर उस स्टॉक को 35 रुपए पे खरीदा तो 70 में निकल गए, 130 में निकल गए, लेकिन रखा किसी ने भी नहीं। और फायदा सिर्फ राकेश झुनझुनवाला को हुआ क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करके पेशेंस के साथ उस स्टॉक को संभाल के रखा और उनको तगड़ा रिटर्न दिया। तो इस पर मेरी एक फिलोसॉफी है, जब भी मैं कोई स्टॉक जिस भी प्राइस पे खरीदता हूँ और जब वो डबल हो जाता है तो मैं आधे शेयर बेच देता हूँ और जो भी क्वांटिटी बच गई है उसे मैं 10 साल तक होल्ड करता हूँ। क्योंकि जब मेरे स्टॉक डबल हो गए और मैंने आधे शेयर बेच लिए, जो मेरे बाकी स्टॉक बच गए वो जीरो कॉस्ट के हो जाएंगे। और अगर कोई क्रैश भी आता है और वो पैसा जीरो होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं 10 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बोलना आसान है लेकिन रखता कोई नहीं है। डबल हो गया, आधे बेच दो और आधे रख लो, 10 साल तक होल्ड कर लो, 6-7 गुना हो जाएगा। ये बोलना आसान है, रखता कोई नहीं है। आप में से भी किसी ने आज तक नहीं रखा होगा। हो सकता है 6 साल बाद वो डबल हो और आपने 3 साल पहले ही बेच लिया हो। इसमें पेशेंस भी चाहिए। पेशेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आ सकती है और लॉकडाउन जैसा कोई भी स्थिति हो सकती है, स्कैम हो सकता है। जैसे हर्षद मेहता स्कैम हो गया, कोई स्टैम्प वाला कोई स्कैम हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कोरोना जैसी कोई बीमारी आ सकती है जिसमें स्टॉक प्राइस आधी हो सकती है, शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है
और .com जैसा कोई AI बबल भी आ सकता है और कोई भी अदर स्कैम भी हो सकता है। तो उस समय के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा और अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। अगर आप युवा हैं तो अपना रिस्क मेंटेन करके चलना चाहिए। और अगर आप 80 साल के पार हैं या 50 साल के पार हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट का आधा कैपिटल बचा के रखो, सेफ जगह पे रखो, गोल्ड में रखो या फिर SIP में डालो या फिर म्यूचुअल फंड में डालो। तो 50 साल के बाद आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करो। अब बात करते हैं कि स्टॉक सस्ता और महंगा कैसे होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मार्केट कैप कितनी है। लेकिन ये इस पर भी निर्भर नहीं करेगा कि वो कितने रुपए का है। 18 रुपए का स्टॉक महंगा भी हो सकता है और 3000 रुपए का स्टॉक सस्ता भी हो सकता है और 400 रुपए का स्टॉक ओवर वैल्यू भी हो सकता है। अगर कोई स्टॉक 18 रुपए का है और उसकी मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, तो पी रेशियो भी ज्यादा है, 100 से अधिक है, तो वो ओवर वैल्यूड होगा। अगर कोई 3000 रुपए का स्टॉक 15 के पी पर ट्रेड कर रहा है और उसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ रुपए है, तो वो ओवर वैल्यूड नहीं होगा, तो वो एक सही वैल्यू पर होगा। तो इस तरह से स्टॉक के पी रेशियो पर और इबिटा मार्जिन पर उसकी वैल्यू मार्केट कैप से निकाली जाती है। और ये भी ध्यान रखो कि अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक से ज्यादा मत रखो। और आपने जिस भी कंपनी का स्टॉक ले रखा है उसका कॉल जरूर सुनो, जो उसकी मीटिंग होती है वो देखो। आजकल तो लाइव मीटिंग भी आ रही है। आजकल तो जो भी कोई कंपनी कॉन्फ्रेंस करती है वो लाइव होता है। जो भी कंपनी कॉल्स नहीं करती है वो स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मत रखो। उससे ये पता चलता है कि वो कंपनी कैसे डिसीजन लेती है और किस तरह से वो अपने टारगेट अचीव करती है। किस किस तरह के डिसीजन कंपनी के लिए अच्छे साबित नहीं होते। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। यदि आप खुद रिसर्च नहीं करते तो आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। किसी की टिप के भरोसे या कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा है या कोई सोशल मीडिया पर टिपे दे रहा है, उस पर भरोसा मत करो। इससे बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर लो या FD करा लो। किसी भी स्टॉक्स में सही तरीके से इन्वेस्ट करो, रिसर्च करके उसे कम से कम 6-7 महीने ट्रैक करो और उसका स्टॉक प्राइस देखो, किस तरह से वो स्टॉक काम करता है और किस किस टाइम पे वो स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा है। और एक अच्छे सेक्टर की कंपनी देखो और उसे 10 साल तक होल्ड करो। जब भी वो डबल हो जाए तो उसमें से आधी क्वांटिटी बेच लो और आधी क्वांटिटी को और होल्ड कर सकते हो आप। अब आपका सवाल होगा कि नॉलेज के लिए किन किन व्यक्तियों को सुने। आप खाली उन लोगों को सुनो जो सोशल मीडिया या टीवी पर स्टॉक खरीदने की टिप नहीं दे रहा हो। आज से पहले जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने कभी टिप नहीं दी या अपना ज्ञान नहीं बेचा। भले ही राधा कृष्ण दमानी देख लो, राकेश झुनझुनवाला देख लो, विजय खेड़िया देख लो, आपको कहीं ऐसे नहीं दिखेंगे कि वो वहां पे स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं या कि किन्हीं को बोल रहे हैं कि वहां पे पैसा लगाओ या ये करो या वो करो। हाँ, अपनी टिप्पणियां तो रखेंगे, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, लेकिन वो अपना नॉलेज तो शेयर करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अपना नॉलेज शेयर नहीं करते। आपको उन्हें उन्हें सुनना भी चाहिए। राकेश झुनझुनवाला कितना अच्छा बोलते हैं, विजय खेड़िया सर, रामदेव अग्रवाल सर कितना कितना अच्छा बोलते हैं, कितनी नॉलेज देते हैं। चंद्रकांत संपत, वॉरेन बफेट या फिर कोई इंडियन इन्वेस्टर, उन्हें सुनिए। वो कभी आपको ऐसे फालतू का ज्ञान नहीं देंगे या कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये स्टॉक खरीद लो या ये खरीद लो। आप इन एक्सपीरियंस लोगों को सुनो जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। ये अनुभव आपको किताबों से तो नहीं मिलेगा। आज कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इन्वेस्टमेंट कितनी आसान हो गई। आप कहीं भी बैठे हो और आप किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं और कहीं भी खड़े खड़े इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आपको दलाल स्ट्रीट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले के समय में ये बहुत लंबा प्रोसेस होता था और फ्रॉड भी कहीं ज्यादा थे। और आज के समय में देखो सेबी कितना स्ट्रिक्ट हो गया है। आज के समय में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर एक्टिव है स्टॉक मार्केट में। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो। अगर आपको इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब, और कमेंट पे ये जरूर लिखो कि किस तरह के वीडियो आपको चाहिए।